नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में और आज हम थोड़ा सा देखेंगे नगरीय स्वायत्त शासन को। और इसके बाद एक तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो है। छोटे वीडियो मेरे हिसाब से सही होते हैं। पिछले वाला भी बहुत छोटा वीडियो था और ये भी छोटा वीडियो है। तो अभी नगरीय स्वायत्त शासन के बारे में देखेंगे, अर्बन लोकल जो बॉडीज होती हैं। उससे पहले हमने पंचायती राज के बारे में देखा था और थर्ड वीडियो और हम एक दो दिन में आगे आने वाले जो एक दो दिन है उसमें एक थर्ड वीडियो होगा जो कि स्पेशल राजस्थान के लिए बनाया जाएगा कि राजस्थान में पंचायती राज की क्या कंडीशन है, राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितनी जिला परिषद है, राजस्थान में जो अर्बन लोकल बॉडीज है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये कितनी हैं, कितने इनके पावर दिए गए हैं, DRDA क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नगरीय स्वायत्त शासन, जो कि हमने पिछली क्लास में पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। हम इससे पिछली क्लास में आर्टिकल हमने 243 से स्टार्ट किया था, इससे पिछले वाली क्लास थी। और आर्टिकल 243 से हमने स्टार्ट किया था, 243A से। तो वहाँ से हम 243O तक पहुँच गए थे, पंचायती राज हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आज डिस्कस करने वाले जो हमारे जो आर्टिकल है वो है 243P से 243G। यह आर्टिकल है ZG। 243 243P से आर्टिकल 243ZG, ये जो आर्टिकल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लें कि हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है अर्बन जो लोकल बॉडीज है, नगरीय स्वायत्त शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम इनका इतिहास देखेंगे, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, किस प्रकार से जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। इसका डेवलपमेंट है वो 1687 से 1687 से मद्रास नगर निगम से, मद्रास में जो पहली बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसका गठन किया गया था, तो मद्रास से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वर्तमान में हम जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर वो 74th अमेंडमेंट था। वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे किसका किस प्रकार से जेनेसिस हुआ, इसका किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 74th अमेंडमेंट जो है, जो कि जून 1993 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसकी कौन कौन सी विशेषताएँ, हालांकि ये सारी की सारी विशेषताएँ हमने इससे पिछला जो वीडियो था जो पंचायती राज की विशेषताएँ थी, लगभग वे ही सारी विशेषताएं हमें 74th अमेंडमेंट है उसमें देखने को मिलेगी। और लास्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके इन जो नगरीय स्वायत्त शासन इसके प्रकार कौन कौन से हैं। नगर निगम है, उसके अलावा नगर पालिकाएँ हैं, इसके अलावा सिंगल पर्पज बॉडीज होती है, एकल उद्देश्य अभिकरण बोलते हैं वो होते हैं। उसके अलावा ट्रस्ट बोर्ड है, इसके प्रकार है, ट्रस्ट बोर्ड है, ये बहुत सारे इसके प्रकार है, वो भी हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। पर हमें सबसे पहले भी डिस्कस करना है इसका इतिहास, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनका डेवलपमेंट है, इनका जो जेनेसिस है वो किस किस प्रकार से हुआ। तो आप सबको पता है कि इसका जो अर्बन लोकल जो बॉडीज है इनका जो डेवलपमेंट है ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1687 से, 1687 से इसका डेवलपमेंट या जेनेसिस स्टार्ट हुआ है सबसे पहले। और चूंकि इस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, इस समय ब्रिटिश एम्पायर था, तो इसका जो डेवलपमेंट है नगरीय निकाय का वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश काल में। तो 1687 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मद्रास में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना की थी। तो भारत में जो नगरीय निकाय का इतिहास है या नगरीय निकाय की जो शुरुआत है वो 1687 से मानी जाती है। 1687 का मतलब है कि सबसे पहले नगरीय निकाय में मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में हुई। उसके बाद इसी प्रकार का जो नगर निगम है वो 1726 में दो जगह बनाई गई, कहाँ कहाँ, मुंबई और कोलकाता। ये दो नेक्स्ट नगर निगम थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे दो। कहाँ कहाँ थे दोनों, ये मुंबई और कोलकाता। इसकी विकास यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, अर्बन लोकल बॉडीज इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई, ये हुई है 1670 से 1687 से। कहाँ से हुई, मद्रास से स्टार्ट हुई। उसके बाद में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको लेकर हमने पंचायती राज में डिस्कस किया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर तीसरा जो बड़ा प्रयास था
तीसरा जो बड़ा एफर्ट था वो लॉर्ड मेयो का था। मेयो को पता है, मेयो ने 1870 के अंदर, हमने इससे पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेयो ने पहली बार फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का सुझाव दिया था कि अगर हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है अगर इनको हमें एम्पावर करना है तो हमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वो करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको फाइनेंस वो अवेल करवाना पड़ेगा, इनके लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो 1870 में इन अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए, इनको शक्तिशाली बनाए रखने के लिए 1870 के अंदर मेयो ने आर्थिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था या फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। तो इनके डेवलपमेंट में या इनके इवोल्यूशन में बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेयो का ही माना जाता है। उसके अलावा आप सबको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो मैग्ना कार्टा है वो तैयार किया था लॉर्ड रिपन ने। तो अगला जो प्रयास था अर्बन लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का वो किसका था, वो रिपन का था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रपोजल तैयार किया था, इसलिए इन अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर बनाए रखने के लिए कि इनको और ज़्यादा राइट्स दिए जाएं। इसलिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अर्थात इससे अगला जो प्रयास है वो 1882 में किया था लॉर्ड रिपन ने। ये अंग्रेजों के समय बड़े डेवलपमेंट थे। उसके अलावा चूंकि अंग्रेज थे, उनकी बहुत सारी कैंटोनमेंट्स थे, बहुत सारे कैंट्स थे, अंग्रेजों की बहुत सारी छावनियाँ बनी हुई थी। उन छावनियों के अंदर बहुत सारे सिविलियन भी रहते थे। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन कैंट्स के अंदर या उन कैंटोनमेंट के अंदर सिविलियंस के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की जो बात है वो पहली बार की गई अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय 1924 में, अंग्रेजों के समय 1924 में पहली बार कैंटोनमेंट एक्ट है इसका प्रावधान किया गया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं छावनी परिषद। अर्थात अंग्रेजों की उस समय बहुत सारी छावनियाँ थी, उन छावनियों के अंदर बहुत सारे सिविलियंस रहते थे। उन सिविलियंस को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अंग्रेजों ने पहली बार जो कैंटोनमेंट एरियाज थे वहाँ पर पहली बार कैंटोनमेंट एक्ट का प्रावधान किया गया और बहुत सारे कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए। अर्थात छावनी परिषद है या छावनी बोर्ड है, उसकी शुरुआत भी अंग्रेजों के समय 1924 से हुई और वर्तमान में भी लगभग भारत में 64 कैंटोनमेंट बोर्ड है वो कार्य कर रहे हैं। छावनी परिषद है वो लगभग 64 छावनी परिषद है वो कार्य कर रही है। तो 1924 में अगला जो डेवलपमेंट हुआ वो है कैंटोनमेंट एक्ट। तो ये एक्ट है, ये भी अंग्रेजों की देन है। हालांकि इसको वापस अभी भारत में 2006 में इसको वापस अमेंड किया गया, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। तो भारत में जो अभी कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स हैं काम कर रहे हैं वो 2006 के एक एक्ट जो है उसके तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत है वो मैंने आपको बता दी, इसकी शुरुआत तो 1924 में ब्रिटिशर्स के समय हुई थी। ब्रिटिशर्स ने 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट का प्रावधान किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 74th अमेंडमेंट जब आया था, ये 73rd अमेंडमेंट हमने पहले पढ़ा था, तो 73rd अमेंडमेंट को पहले भी राजीव गांधी सरकार ने 64th अमेंडमेंट के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए थे, पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान करने के प्रयास किए थे। उसी प्रकार इन नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करने का प्रयास है वो 65th अमेंडमेंट में, इससे आगे का जो डेवलपमेंट है 65th अमेंडमेंट के माध्यम से किया था। जो 65वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से करने के प्रयास किए गए थे कि जिस प्रकार से पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए उसी प्रकार से इन नगरीय निकायों को भी संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। तो 65th अमेंडमेंट है ये 1989 का था। हालांकि दुर्भाग्यवश ये जो अमेंडमेंट था वो पास नहीं हो पाया, ये अमेंडमेंट बिल वो पास नहीं हो पाया। तो नगरीय निकायों को जो संवैधानिक आधार प्रदान करने का सपना था वो यहाँ पर अधूरा रह गया। लेकिन 1993 में वापस एक एक्ट आया 792-93 के अंदर 74th अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान का 74वां संविधान संशोधन था। इस 74वें संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधान किए गए। इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन नगरीय निकायों को पहली बार संवैधानिक आधार वो प्रदान किया गया।
हमने पढ़ा था जिस प्रकार से 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से हमने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया था, उसी प्रकार से अब जो केंद्र सरकार थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नगरीय निकायों को भी 74th अमेंडमेंट के माध्यम से संवैधानिक आधार प्रदान किया। 74th अमेंडमेंट की बहुत सारी विशेषताएं, इससे पहले हमने देखा था 73rd अमेंडमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट था वो था आर्टिकल 243, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक। अब जो 74th अमेंडमेंट के तहत जो प्रावधान किए गए थे उनके लेकर संविधान में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? ये आर्टिकल था 243 पी से 243 जेड जी। ये जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, आर्टिकल 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी, यहाँ से यहाँ तक नगरीय निकायों को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए कि इनके इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, इनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा स्टेट के लिए, किस प्रकार से इनके भी पंचायती राज संस्थाओं की तरह लेखा होंगे, लेखा परीक्षण किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। इससे संबंधित सारे प्रावधान हैं। जिस प्रकार से प्रावधान पंचायती राज के लिए किए गए थे, ठीक उसी प्रकार के प्रावधान है वो इन नगरीय निकायों के लिए भी किए गए। इसको लेकर मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं को लेकर एक भाग जोड़ा गया था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 9। उसी प्रकार से इन नगर पालिकाओं के लिए संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम है 9A। ये पार्ट कौन सा है संविधान का? 9A, जिसका नाम है नगर पालिका। कौन सा, क्या नाम है इसका? नगर पालिका। और एक प्रावधान और किया गया, एक अनुसूची जोड़ी गई, 13वीं अनुसूची जोड़ी गई, सॉरी, इसको लेकर संविधान में जो अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची के माध्यम से इन नगरीय निकायों को 18 सब्जेक्ट वो ट्रांसफर किए गए कि जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9, उसी प्रकार से यहाँ पर भाग 9A जोड़ा गया जिसका नाम था नगर पालिका। और जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए एक 11 शेड्यूल है, 11 लिस्ट है जिसका नाम 11वीं अनुसूची था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए या पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय ट्रांसफर किए गए थे, 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे। उसी प्रकार के 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं, वो 12 शेड्यूल के माध्यम से 12वीं अनुसूची के माध्यम से नगरीय निकायों को भी ट्रांसफर किए गए। ये प्रावधान है, ये 74th अमेंडमेंट के माध्यम से किए गए थे। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनका एक मोटा मोटा खाका है, एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट है। इनकी शुरुआत 1687 में मद्रास से हुई। मद्रास में पहली बार मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई, मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। उसके बाद दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट था वो था 1726 के अंदर मुंबई और कोलकाता में भी नई नगर निगम बनाएगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगी। तीसरा डेवलपमेंट था वो मेयो के समय हुआ। मेयो ने पहली बार 1870 में इन अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का प्रावधान किया कि स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड्स है वो ट्रांसफर किए जाए किसको? इन लोकल सेटलमेंट गवर्नमेंट को, ताकि इनको फाइनेंशियली इंपावर किया जा सके, क्योंकि इनके पास उस समय फाइनेंस की कमी थी और वर्तमान में इनके पास फाइनेंस की कमी है। और इसके बाद अगला जो डेवलपमेंट था वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ। लॉर्ड रिपन ने भी एक प्रपोजल तैयार किया था, एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसके माध्यम से वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर बनाना चाह रहा था। तो 1882 के अंदर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है पंचायती इनको नगरीय निकायों को लेकर वो रिपन के समय हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1924 में अंग्रेजों के समय, ब्रिटिशर्स के समय एक कैंटोनमेंट एक्ट आया था जो कि था 1924 में। उसके बाद पंचायती राज को लेकर जो कि भारत वो 1947 में आज़ाद हो गया था और पंचायती राज और नगर निकायों में बहुत सारी समस्याएं थी। इस समय पर इनके चुनाव नहीं होना, इनके पास फंड की कमी थी और चुनाव के लेकर कोई एजेंसी नहीं थी, इनकी ऑडिटिंग नहीं होती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी इनको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट इच्छुक भी नहीं थी कि वे अपने फंक्शन है या अपने पावर्स है वो इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे। इसको लेकर उसके बाद एक 65th अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। इस 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से भी इन नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की गई, पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पारित नहीं हो पाया, ये अमेंड नहीं हो पाया कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के माध्यम से अब अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ प्रदान किया गया और संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243 जेड तक इन नगरीय निकायों को लेकर बहुत सारे प्रावधान है वो किए गए। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया
जो भाग था 9A जिसका नाम था नगर पालिका। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, तो अनुसूची थी 12वीं अनुसूची, 12 शेड्यूल था। और इस 12वीं अनुसूची के माध्यम से 18 सब्जेक्ट है वो इन जो अर्बन लोकल बॉडीज थे इनको ट्रांसफर किए गए। ये इसका मोटा मोटा एक इतिहास है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। तो अब हम देखेंगे 74th अमेंडमेंट की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन सी। ये मैं आपको पहले बता चुका कि 74th अमेंडमेंट की जो विशेषताएं वो लगभग मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? इसकी सारी की सारी विशेषताएं हैं वो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, या हमने जो पंचायती राज पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं हैं वो मिलती जुलती है। किससे? पंचायती राज की विशेषताओं से। अब हम देखेंगे कैसे कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले आपको बता दिया 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। अब ये टेक्निकल नॉलेज का बहाव होना है जो कि आर्ट्स वाले के पास हमेशा रहेगा, भूल जाते हैं आर्ट्स वाले। तो इसमें 74th अमेंडमेंट की बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले इसमें विशेषता कौन सी? 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। इस 74th अमेंडमेंट के माध्यम से 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। उसके बाद प्रावधान किया गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, इसमें सदस्य किस प्रकार चुने जाएंगे, मेंबर किस प्रकार चुने जाएंगे इन तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं में, इनके अध्यक्षों का चुनाव किस प्रकार से होगा, और इनके अलावा इसमें कौन कौन मेंबर हो सकते हैं। ये सारे प्रावधान है वो किए गए किसमें? इसके स्ट्रक्चर में। उसके बाद में जिस प्रकार से पंचायती राज में ग्राम सभाओं का प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार से नगरीय निकायों में वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया। उसके बाद इसमें भी रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए, आरक्षण के प्रावधान किए गए। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसका टेन्योर, इसका कार्यकाल, इसकी चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन है, अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, इनकी ऑडिटिंग किस प्रकार से होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो अमेंडमेंट आया था 74th अमेंडमेंट था, इसके लिए पहली बार एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया, जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे महानगरीय योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये सारे बिंदु है वो हम देखेंगे। इसमें से कुछ बिंदु हम पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। इस 74th अमेंडमेंट के माध्यम से 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है वो किया गया। अब ये नगर पालिकाएं कौन कौन सी होंगी, ये नगर पालिकाएं देख लेते हैं कि एक होगा नगर पालिका जिसका नाम ही नगर पालिका होगा, उसके बाद होगा नगर परिषद, और उसके बाद होगा नगर निगम। ये तीनों नाम आपने सुना होगा, ये तीनों नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, और आपके यहाँ ये कार्य भी कर रही होंगी, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज वो कार्य कर रही होंगी। नगर पालिकाएं हैं वो कहाँ पर होंगी? नगर पालिकाओं का जो गठन है वो उस स्थान पर किया जाएगा जो कि धीरे धीरे अब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा एरिया जो कि पहले रूरल एरिया था, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। किसके रूप में? अर्बन एरिया के रूप में। दूसरा जो प्रावधान है, दूसरे प्रकार की जो नगर पालिका है वो नगर परिषद। नगर परिषदों का गठन कहाँ किया जाएगा? नगर परिषदों का गठन वहां पर किया जाएगा जहां पर छोटे शहर है, जो स्मॉल सिटीज है, वहां पर नगर परिषद के प्रावधान किया गया 74th अमेंडमेंट में। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है नगर निगम। नगर निगम का गठन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में या बड़े शहरों में इसका प्रावधान किया जाएगा। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे जो अगला वीडियो होगा वो हमारा फोकस होगा केवल और केवल राजस्थान पर। ये राजस्थान में पंचायती राज किस प्रकार से काम कर रहा है, राजस्थान में ये जो नगरीय निकाय है, अर्बन लोकल बॉडीज किस प्रकार से काम कर रही है, इससे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल 74th अमेंडमेंट की विशेषताएं देख रहे हैं, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फीचर हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी पहली विशेषता है, ये 74th अमेंडमेंट है, ये 3 प्रकार की 3 टाइप की नगर पालिकाओं की बात करता है। ये नगर पालिकाएं कौन कौन सी होगी? नगर पालिका खुद होगी पहला नाम, ये कौन से एरिया में होगी? ऐसे एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। दूसरी है नगर परिषद। नगर परिषदों का गठन कहाँ किया जाएगा?
नगर परिषद का गठन छोटे शहरों के लिए किया जाएगा। नगर निगम का गठन कहाँ किया जाएगा, तो नगर निगम का गठन किया जाएगा बड़े शहरों में। जो बड़े शहर हैं, जहाँ पर बड़े शहर हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पर नगर निगम का गठन है, उसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। ये तीनों प्रकार की जो नगर पालिकाएं हैं, इसके मेंबर्स किस प्रकार चुने जाएंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो किस प्रकार चुने जाएंगे। जैसे नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसको मेयर बोलते हैं, इसका जो उपाध्यक्ष है वो डिप्टी मेयर होता है, जिसको उप महापौर भी कहते हैं। तो इन सभी का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन इनके मेंबर होंगे, नगर पालिका का मेंबर कौन होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस संरचना के अंतर्गत है वो किया गया। अभी क्या क्या प्रावधान किए गए संरचना के अंतर्गत, ये सबसे प्रावधान है कि इनके जो सदस्य हैं, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर हो, चाहे नगर परिषद का मेंबर हो, चाहे नगर निगम का मेंबर हो, इन तीनों ही जो अर्बन लोकल बॉडीज है, इनके जो मेंबर्स है, इनके जो सदस्य हैं, इनका चुनाव, सदस्य का चुनाव है वो किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली किया जाएगा। कौन करेगा, उस क्षेत्र के जो पंजीकृत मतदाता हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके द्वारा इन तीनों की सदस्यों का चुनाव है वो किया जाएगा। उसके बाद आता है कि इनका जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किस प्रकार से होगा, चाहे वो नगर परिषद का अध्यक्ष हो, नगर परिषद का चाहे चेयरमैन हो, या फिर वो नगर निगम का मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, इनके चुनाव है, डिप्टी मेयर हो, इनके चुनाव है वो किस प्रकार से किए जाएंगे। तो ये व्यवस्था है वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी गई। स्टेट लेजिस्लेचर है वो किस तरीके से, किस टाइप से चुनाव कराना चाह रहा है, ये सारे के सारे प्रावधान है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि जो मेयर के चुनाव है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा किए जाएंगे राजस्थान में। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, मेयर के चुनाव है वो नगर निगम के जो मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे वार्ड कमेटी होते हैं, वार्ड कमेटीज के जो मेंबर्स हैं जिनको हम पार्षद ही बोलते हैं, ये पार्षद ही इनडायरेक्टली मेयर को चुनेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष, इन तीनों प्रकार की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव है वो उस ढंग से करवाया जाएगा जैसा प्रावधान है वो राज्य विधानमंडल है वो करता है। दो बातें होगी, पहले इन तीनों के सदस्यों का चुनाव, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। दूसरा है इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इन अध्यक्षों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। और तीसरा है इसके सदस्य कौन होंगे, इसके मेंबर्स और कौन होंगे। इन तीनों प्रकार के नगर पालिकाओं के सदस्य मेंबर इनके सदस्य होंगे। इसके अलावा इसके सदस्य और कौन हो सकते हैं, तो और कौन होगा, उस नगर पालिका, नगर निगम या नगरीय परिषद, ये जो क्षेत्र है उसका चाहे एमएलए हो, उसका चाहे एमपी हो, या राज्यसभा या विधान परिषद का वह सदस्य, स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों का वह सदस्य जिसका नाम उस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम की वोटर लिस्ट में हो, यानी उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता जो सूची है उसमें पंजीकृत होना चाहिए, वो भी उस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम का मेंबर होगा। तो इस प्रकार से इसमें संरचना में हमें तीन चीजें देखनी है। ये दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि इस नगर परिषद में या नगर पालिका में या नगर निगम में इसके सदस्यों के अलावा या इसके अध्यक्ष के अलावा इसके सदस्य और कौन हो सकता है, तो इसका सदस्य होगा उस क्षेत्र का, उस नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद का, चाहे इलेक्टेड एमएलए हो या इलेक्टेड एमपी हो, वो एक तरह से डायरेक्टली उसके मेंबर होंगे, उसके सदस्य होंगे। और दूसरा, चाहे राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, कोई भी व्यक्ति जो कि विधान परिषद का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन उसका उस नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका की वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है, वोटर लिस्ट में उसका नाम रजिस्टर्ड है, तो वो व्यक्ति उस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा, ऑटोमेटिकली उसका मेंबर होगा। ये प्रावधान है वो इसकी संरचना में किए गए थे। उसके बाद आता आरक्षण का प्रावधान। हम एक बार देख लेते हैं वापस को, चूंकि ये जगह भर चुकी है तो हाँ, तो उसके बाद जो अगला हम जो करेंगे वो है वार्ड समिति। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस जिस प्रकार से हमने देखा था कि 73rd अमेंडमेंट में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था,
ठीक उसी प्रकार का प्रावधान 74th अमेंडमेंट में किया गया। इसमें वार्ड समितियों गठन के बारे में बताया गया। और वार्ड समितियों गठन कहाँ पर होगा? वार्ड समितियों गठन वहां पर होगा जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। ये प्रावधान किया गया। उसके बाद आता है आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। 74th अमेंडमेंट में भी जो डिप्राइव्ड या बैकवर्ड क्लास है उसको एम्पावर करने के लिए 74th अमेंडमेंट में भी रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए। इस 74th अमेंडमेंट में चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उनको उस क्षेत्र की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। उसके अलावा उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, उनको अपने राइट्स का ज्ञान हो। इसको लेकर 74th अमेंडमेंट में भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिस प्रकार से 73rd अमेंडमेंट में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था, उसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वो सारे बिंदु वापस हम पढ़ेंगे, वो के वो सारे बिंदु हैं, इसकी वो की वो विशेषताएं हैं, ये विशेषता हम वापस पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने पढ़ा वो आरक्षण हो गया। उसके बाद है कार्यकाल कि इन नगरीय जो शहरी निकाय हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इनका कार्यकाल वही जिस प्रकार से पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष था, उसी प्रकार का प्रावधान है वो नगरीय निकायों के लिए भी किया गया। और दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि यदि इन्हीं कारणों से नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के सदस्यों की पोस्ट है वो वैकेंट होती है, उनका पद है वो खत्म होता है, पद रिक्त होता है, तो राज्य सरकार वो 6 माह के अंदर इस राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव करवाकर और उस पद को भरेगी। अर्थात मैक्सिमम जो पद है वो 6 माह तक खाली रह सकता है। ये प्रावधान भी इस 74th अमेंडमेंट में किया गया। ठीक ऐसा प्रावधान मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा ही प्रावधान हो 73rd अमेंडमेंट में किया गया था। तो अगला जो बिंदु हमने देखा वो कार्यकाल है। वापस मैं बता दूं, कार्यकाल 5 वर्ष होगा और यदि किन्हीं कारणों से इन सदस्यों का पद रिक्त होता है तो ये जो कार्यकाल है, ये जो पद है वापस 6 माह के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। ये चुनाव कौन करवाएगा? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अगला जो प्रावधान है वो किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है, इनके चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से करवाए जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि पंचायती राज में 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनके इलेक्शन के लिए प्रावधान है वो आर्टिकल 243 में किया गया कि इन जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनका जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करवाया जाएगा। और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाएगा, इसका प्रावधान है वो आर्टिकल 243 में किया गया। ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो चाहे पंचायती राज हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, इनके इलेक्शन करवाता है। उसके अलावा इलेक्टोरल जो रोल होते हैं, जो निर्वाचक नामावली होती है, इनको तैयार करवाता है। निर्वाचक नामावली में इलेक्टोरल रोल में नए नाम जोड़ना, इन्हीं नामों को हटाना, बीएलओ की नियुक्ति है, बीएलओ का अपॉइंटमेंट है, ये सारे कार्यक्रम है ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। उसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनके फाइनेंस की कोई कमी नहीं हो, हालांकि इनके पास कमी होती है, पर फाइनेंशियली इनको एम्पावर करने के लिए जिस प्रकार से 73rd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट में जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनके लिए आर्टिकल 243Y में भी पंचायती राज की तरह इन नगरीय निकायों के लिए भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है वो किया गया कि राज्य वित्त आयोग है वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को, जो स्टेट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से इन अर्बन लोकल बॉडीज को कितना पोर्शन है या कितना भाग है वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाना चाहिए, ये सजेस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। कौन करेगा? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य की संचय निधि से इन अर्बन लोकल बॉडीज को कितना ग्रांट या कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, ये सारा डिसाइड ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। अर्बन लोकल बॉडीज को कौन कौन सी लेवीज है, कौन कौन से टैक्सेस है, कौन कौन सी ड्यूटीज है ट्रांसफर किए जानी चाहिए, इसका भी सुझाव स्टेट गवर्नमेंट को
ये राज्य वित्त आयोग ही देगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको इसको और ज़्यादा सही तरीके से पढ़ना तो उसके बाद जो अगला प्रावधान है 74th अमेंडमेंट में वो किया गया शक्तियों और कार्यों को लेकर कि ये अर्बन लोकल बॉडीज है, ये कौन कौन से कार्य करेगी, इनके कौन कौन से फंक्शन होंगे, इसके पास कौन कौन सी पावर होगी। तो ये सेम वही इनको शक्तियाँ दी गई है जो कि पंचायती राज संस्थाओं को दी गई थी कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है ये आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट व सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाएंगे या सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगे। सबसे पहला कि ये अर्बन लोकल बॉडीज है, ये अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने एरियाज के अंदर, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम, वो अपने अपने एरियाज के अंदर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस इन दोनों को इंश्योर करेंगे। दूसरा, इनको इंश्योर करने के लिए क्या बनाएंगे, स्कीम्स या प्लानिंग बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। और दूसरा इनका कार्य है कि जो भी योजनाएं बना दी गई है इनके द्वारा, इनका ये समय पर क्रियान्वयन करेंगे, इनका समय पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इनका एग्जीक्यूशन करेंगे। ये इनको 2 शक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो 12 शेड्यूल है 12 अनुसूची है, उसके माध्यम से भी इन अर्बन लोकल बॉडीज को लगभग क्या एग्जैक्टली 18 जो कार्य हैं वो सौंपे गए। ये मैं आपको पहले बता चुका कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे देश की कोई भी राज्य सरकार हो, उनकी विल पावर ये नहीं होती है या उनकी विल नहीं होती है कि वो इन अर्बन लोकल बॉडीज को या पंचायती राज संस्थाओं को जो कार्य संविधान संशोधन के माध्यम से सौंपे गए थे वो पूरे तरीके से इनको सौंपे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं राज्य सरकार की शक्ति, स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो कहीं न कहीं कम होता है। एक तरह से पावर शेयरिंग होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनको पावर और शेयर किया जाए। तो 18 जो कार्य हैं, 18 जो विषय, 18 जो सब्जेक्ट है वो इनको पूरे तरीके से ट्रांसफर नहीं किए गए। उसके बाद आता है लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग, कि जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण की बात 73rd अमेंडमेंट में की गई थी, ठीक उसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट में ऑडिटिंग की बात है, लेखा परीक्षण की बात है, वो की गई। किसके लिए? इन नगरीय निकायों के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसको हम वापस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इसमें एक प्रावधान था आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 में इस जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया। इसको बोलते हैं डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया। इसका प्रावधान क्यों किया गया? जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका जिला झुंझुनू, तो झुंझुनू के अंदर आपको पता है कि ये पंचायती राज संस्थाएं भी कार्य कर रही है, अर्थात झुंझुनू के अंदर जिला परिषद भी काम कर रही है, पंचायत समिति भी काम कर रही है, बहुत सारी पंचायत समिति है, और झुंझुनू में बहुत सारी ग्राम पंचायती भी है। ठीक उसी प्रकार से झुंझुनू के अंदर बहुत सारे नगरीय निकाय भी काम कर रहे हैं, झुंझुनू के अंदर नगर परिषद भी है और नगर पालिका भी है। तो अब ये दोनों जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो, पीआरआई इंस्टीट्यूशन हो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो, या फिर ये अर्बन लोकल बॉडीज हो, ये दोनों मिलकर उस जिले की विकास योजनाओं का निर्माण करें, उस जिले को लेकर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए, या इन दोनों के बीच में विकास योजनाओं को लेकर, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर, डेवलपमेंट प्लानिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं हो, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो, किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं हो, संघर्ष नहीं हो। इसको रोकने के लिए इस कमेटी के माध्यम से प्रावधान किए गए कि पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय दोनों मिलकर, अर्बन लोकल बॉडीज दोनों मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग है या डिस्ट्रिक्ट की जो स्कीम्स है, डिस्ट्रिक्ट को लेकर बहुत सारे प्लान बनाने हैं, ये दोनों साथ मिलकर बनाएंगे ताकि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं हो। अब इसके मेंबर कौन कौन होंगे? तो इसमें मेंबर का प्रावधान ये किया गया कि इसमें 4/5 अर्थात 4/5 जो इस कमेटी के मेंबर है वो इन पंचायती राज संस्थाओं और ये जो नगरीय निकाय है इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा इन 4/5 सदस्यों को चुना जाएगा। अर्थात यदि किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 100 सदस्य हैं तो 100 में से
80 सदस्य अर्थात 4/5 मतलब 4/5 सदस्य, ये 80 सदस्यों का चुनाव पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर 25 सदस्यों का प्रावधान किया गया कि 25 सदस्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर डीपीसी के अंदर कार्य करेंगे। 25 सदस्यों में से अर्थात 20 सदस्य हैं वो इन पंचायती राज संस्थाओं और अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाएंगे। 5 सदस्यों में से बच गए जो 5 सदस्य हैं, क्योंकि 20 तो इनके द्वारा चुने जाएंगे, बचे हुए जो 5 सदस्य हैं उसमें से 3 सदस्य हैं वो पदेन होंगे और 2 सदस्य हैं ये नॉमिनेटेड होंगे, ये मनोनीत होंगे। अब ये पदेन सदस्य कौन होंगे? तो पदेन सदस्य होगा उस जिले का कलेक्टर, उस जिले की जो जिला परिषद है, जिला परिषद का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और उस जिले की जिला परिषद का एसीईओ जिसको बोलते हैं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि राजस्थान के अंदर आरएस अधिकारी होता है। जूनियर स्केल के आरएस अधिकारी को भी लगाते हैं और कई बार सीनियर स्केल के आरएस अधिकारी को भी लगा देते हैं। तो ये 3 जो व्यक्ति होंगे, उस जिले का कलेक्टर, उस जिले की जिला परिषद का सीईओ और उस जिले की जिला परिषद का एसीईओ, ये इसके तीनों मेंबर होंगे, पदेन मेंबर होंगे। 2 जो सदस्य हैं जो कि नॉमिनेटेड होंगे, इनको नॉमिनेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार किन 2 व्यक्तियों को मनोनीत करती है, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कई बार राज्य सरकार उस क्षेत्र के एमएलए को या उस क्षेत्र के एमपी को, कई बार जो अदर जो लोकल बॉडीज होती है जैसे यूआईटी है, बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनके सदस्यों को कई बार यहाँ पर मनोनीत कर देती है। तो ये 2 मनोनीत सदस्य कौन होंगे, ये निर्धारण किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन में वापस बता दूं कि चूंकि एक जिले के अंदर पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन लोकल बॉडीज दोनों ही कार्य करती हैं, इन दोनों द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं हो, इन दोनों ही प्रकार की योजनाओं को मर्ज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट इंश्योर हो सके, या इन दोनों संस्थाओं के बीच में किसी प्रकार को गतिरोध या टकराव नहीं हो, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं हो, किसी प्रकार के इन दोनों संस्थाओं के बीच में तनाव नहीं हो। इसके लिए इस डीपीसी का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 4/5 सदस्य इसके इस डीपीसी के वो हमेशा होंगे कहाँ से, इन अर्बन लोकल बॉडी से या फिर पंचायती राज संस्थाओं से। ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। उसके बाद में इसी 74th अमेंडमेंट में महानगरीय योजना समिति का प्रावधान किया गया, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इस मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया, मैं एक बार वापस इसको हम साफ कर लेते हैं। इसका प्रावधान किया गया, इस डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया आर्टिकल 243ZE की, जो हमारे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, इन मेट्रो सिटीज़ में डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने के लिए, इन मेट्रो सिटीज़ में विकास योजनाएं बनाने के लिए इन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया गया। और इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें जो 2/3 मेंबर्स हैं, 2/3 सदस्य हैं, वो स्थानीय निकाय से होंगे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से होंगे। ये प्रावधान है, ये आर्टिकल 243ZE में किया गया था। किस लिए किया गया था? मेट्रो सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। ये जो विशेषताएं हैं ये है 74th अमेंडमेंट की। तो हमने 74th अमेंडमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी विशेषताएं डिस्कस कर लिए। इससे आगे वाला जो वीडियो होगा वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन अर्बन लोकल बॉडीज के प्रकार कि नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है, सिंगल पर्पस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एकल उद्देश्य अभिकरण क्या होते हैं, ट्रस्ट बोर्ड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन पंचायती राज संस्थाओं, जो कि हमने 73rd अमेंडमेंट में या इससे पीछे वाले वीडियो में देखे थे, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को लेकर राजस्थान में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, राजस्थान में कौन कौन सी कमिटीज़ बनी है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें हम राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद में एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि
इन दोनों टॉपिक को लेकर हम एक बुक लिख सकते हैं। हमारे पॉलिटी में ये दोनों ही जो संस्थान है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा गया मेंस के सिलेबस में, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आगे वाले वीडियो में हम वापस मिलेंगे और आप वीडियो देखते रहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोचिंग संस्थान, मुझे जल्दी आशा है कोचिंग संस्थान को लेकर राज्य सरकार वो कुछ न कुछ सकारात्मक डिसीजन लेगी, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।